सो आवर नेक्स्ट टॉपिक फर्टिलाइजेशन निषेचन है ना। तो निषेचन की प्रक्रिया को समझने के लिए आपको पहले तो परागण की क्रिया को समझना है, और परागण की क्रिया के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो में आकर जाइए और परागण की क्रिया को देखिए, है ना। तभी आपको निषेचन समझ आएगी, है ना। तो इसका डिस्कशन बात समझिए, परागण की क्रिया देखिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं निषेचन में। तो निषेचन क्या है उसको समझने के लिए आपको परागण जानना जरूरी है, ठीक है। तो अब निषेचन में चलते हैं। परागण में क्या होता है कि जो पराग कोश से निकलकर पराग कण है उसी पुष्प में जाता है, कहाँ पर जाता है, उसके वर्तिकाग्र तक पहुँचता है। अब हो गया वर्तिकाग्र में पहुँच गया, और वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिका, मैंने चित्र बताया था आपको ऐसा, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और ये अंडाशय है। तो पहले वर्तिकाग्र में पहुंचता है, परागकण है वो वर्तिका से होते हुए पहुंचता है अंडाशय के। तो यही पास होती है फर्टिलाइजेशन की क्रिया। तो इसी को आज पढ़ना है ना। तो समझिए कि परागण के, इसको नॉर्मल आप डिटेल कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है, कि परागण की क्रिया के पश्चात वर्तिकाग्र पर पहुँचे पराग कणों का अंकुरण होता है। मतलब क्या होता है अंकुरण, जिसके फलस्वरूप नर युग्मक पराग नलिका की सहायता से मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। यहाँ पर पहुंचता है ना, जब परागकण है वो पहुंचता है, उसमें पराग नलिका बनती है, और वो पराग नलिका पूरा वर्तिका से होते हैं कहाँ तक होती है, अंडाशय तक। अंडाशय में कौन होता है, अंडप होता है, अंडप होता है मतलब मादा अंग होता है, वहाँ पर तभी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, ठीक है। तो आप इसमें डिटेल कर लीजिएगा। अब हम लोग मेन चलते हैं पॉइंट में, फर्टिलाइजेशन क्या है। तो नर युग्मक कहाँ से बन रहा है भाई, ये जो पराग कण है यहाँ से बना है नर युग्मक, ठीक है। पराग कर नर युग्मोद्भिद का विकास की प्रक्रिया का जो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं टॉपिक, उसको भी देख लीजिएगा, वहीं पर नर युग्मक बनती है ना। तो नर युग्मक का मादा युग्मक से, मादा युग्मक मतलब यहाँ पर क्या है, अंडाशय में क्या है, अंडप है, ओके। तो नर युग्मक का मादा युग्मक से, नर युग्मक का ये पराग कोश से निकला परागकण में से आगे जाएंगे तो यहाँ पर नर युग्मक बनता है, और उसी नर युग्मक का मादा युग्मक से, यहाँ पर मादा युग्मक, ठीक है। तो नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मनज, जाइगोट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जाइगोट, जाइगोट का निर्माण होता है, निषेचन कहलाता है, कंप्लीट, ठीक है। यहीं पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दोहरा निषेचन क्या है, क्योंकि निषेचन के साथ साथ एक्चुअली हम लोग पढ़े थे कि पराग कण है उसमें ना, पराग कण में पराग नलिका बनती है, उसमें कितने नर युग्मक बनते हैं, 2 नर युग्मक। तो एक नर युग्मक किससे जुड़ता है, दूसरा नर युग्मक किससे जुड़ता है, यही समझेंगे ना तभी आपको क्लियर होगा दोहरा निषेचन, ठीक है। लेकिन अभी आप केवल निषेचन को ही समझिए, है ना। दोहरा निषेचन मैं साथ साथ बताते जाऊँगा बीच बीच में। चलिए तो हम लोग चलते हैं निषेचन की प्रक्रिया में। तो आपको ये बता दूं कि जो निषेचन की प्रक्रिया वो चल रही है वो एक्चुअली में ना दोहरा निषेचन की भी प्रक्रिया है, लेकिन हम लोग उसको अलग कर देते हैं। ये निषेचन एवं दोहरा निषेचन की प्रक्रिया ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि देखना बता रहा हूँ आपको, एक्चुअली बात को आप समझना क्या है, अच्छी तरह समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जो चित्र बनाया वो है मादा जनन अंग अर्थात भ्रूण कोश की संरचना, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं ना। वहाँ मैंने बताया था आपको, ये क्या है, ऊपर में यहाँ पर एंटीपोडल सेल है, ये बीच में केंद्र की कोशिका है, और यहाँ पर अंड कोशिका है, और यहाँ क्या है, साइनर्जिड, नहीं याद आ रहा होगा तो आप पिछले वीडियो में जाकर देखिए, सखी कोशिकाएं बोलते हैं इसको। और ये वाला इसको क्या बता रहा हूँ, ये पराग कण है, पराग कण में पराग नलिका बनी है, जर्म नलिका बनी है। यहाँ पर कितने नर युग्मक थे, 2 नर युग्मक थे, और एक वर्धी कोशिका थी, वर्धी कोशिका की जरूरत नहीं अभी हमको। तो पहला नर युग्मक और दूसरा नर युग्मक, अब ये नर युग्मक और ये दोनों नर युग्मक है, ये प्रवेश करेगा कहाँ, भ्रूण कोश में, ठीक है। मादा जनन अंग के अंतर्गत भ्रूण कोश में प्रवेश करेगा। तो जो पहला नंबर का जो नर युग्मक है, समझ आ रहा है, तो क्या होता है कि ये पहला नर युग्मक है वो अंड कोशिका के साथ जुड़ेगा, और ये दूसरा नर युग्मक है वो केंद्रीय कोशिका के केंद्रक के साथ जुड़ेगा। ये अंड कोशिका के केंद्रक के साथ जुड़ेगा, पहला नर युग्मक है, और दूसरा नर युग्मक है वो केंद्रीय कोशिका के केंद्रक, यहाँ पर द्विगुणित है, आप लोग जानते हो केंद्रक 2 ठने थे ना, द्विगुणित केंद्रक से जुड़ेगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे संलयन, ये पहला नर युग्मक और अंड कोशिका का जुड़ना को संलयन बोलेंगे, और इसी को हम लोग बोलेंगे निषेचन, क्या बोलेंगे, निषेचन। और दूसरा नर युग्मक और केंद्रीय कोशिका के केंद्रक का संलयन होगा, बात समझ रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे त्रिक संलयन। 3 केंद्रक, यहाँ पर कितने केंद्रक बताया था मैंने, 2 केंद्रक है, पढ़ चुके हम लोग ना, लेकिन दोनों एक में है, 2 केंद्रक और यहाँ पर 1 केंद्रक,
कुल मिला कितना 3 का, इसलिए इसको त्रिक संलयन कहते हैं। त्रिक संलयन क्या है, क्वेश्चन में आती है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में जो प्रक्रिया होती है ना वो पूरा कंप्लीटली निषेचन और द्विनिषेचन दोनों की होती है, लेकिन हम लोग केवल निषेचन बस के लिखेंगे, ठीक है। तो निषेचन की प्रक्रिया, पराग कणों का अंकुरन, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। पराग कणों का अंकुरन को हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसा अंकुरन होता है कि पराग कोश से निकलकर पराग कण है वो कहाँ जाता है, वर्तिकाग्र तक पहुँचता है। चलिए देखिए, तब नॉर्मल एक बार बता देता हूँ कि परागकण की परागण की प्रक्रिया, परागकण नहीं ना, परागन पॉलिनेशन, परागण की प्रक्रिया द्वारा सुग्राहक वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद कौन पहुंचता है, पहुंचता है परागकण। तो सुग्राहक वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात परागकण वर्तिकाग्र की सतह पर स्थित जलीय तत्व पदार्थों का अवशोषण करता है तथा जर्म छिद्र या कोल्पा क्षेत्र, जर्म छिद्र बस लिखना, क्षेत्र से समस्त आंतरिक पदार्थों के साथ छोटी नलिका के रूप में क्या निकलती है, बाहर निकलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं जन नलिका, जर्म नलिका, मैंने पढ़ा चुका है, ठीक है। हाँ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जर्म नलिका कहते हैं। इसे ही पराग कणों का, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पराग कणों का अंकुरन बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए ये निकल गया ये, ठीक है, ये हो गया पराग कणों का अंकुरन, ठीक है ना। दूसरा चलते हैं, पराग नलिका का बीजांड तथा भ्रूण कोश में प्रवेश। ये भ्रूण कोश है, देखिए मैं एक्चुअली पूरा चित्र बना देता हूँ। ऐसा होता है मादा जननांग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, और ये वाला जो भाग है यहाँ पर होता है ये भ्रूण कोश, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसा होता है, ये आता है, कौन आता है, परागकण, और यहाँ पर बनती है जर्म नलिका, ये बन रही है, ये वाला भाग ये बना रहा हूँ, ठीक है। यही से ऐसे जर्म नलिका जाकर भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। समझ आया बात आपको। और भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तब आगे क्या क्रिया होती है उसी को हम लोग को समझना है कि पराग नलिका का बीजांड तथा भ्रूण कोश में प्रवेश। पराग नलिका बीजांड क्षेत्र में पहुंचने के पश्चात, ये जो बीजांड है ना, इसको ऐसे वाला चित्र बनाया था, आप लोग तो जानते हो, है ना, निभागी क्षेत्र और ये बीजांड द्वार क्षेत्र, इसी का बीच को हम लोग पढ़ रहे हैं ये। तो पराग नलिका क्षेत्र में पहुंचने के, पराग नलिका बीजांड क्षेत्र, ये बीजांड क्षेत्र है, बीजांड क्षेत्र में पहुंचने के बाद भ्रूण कोश में बीजांड द्वार से, इस तरह को बोलते हैं बीजांड द्वार से, या निभागी क्षेत्र से, इसको बोलते हैं निभागी क्षेत्र। पराग नलिका बीजांड क्षेत्र में यहाँ पर बीजांड क्षेत्र में जब पहुंचती है तब पहुंचने के बाद भ्रूण कोश में, इस भ्रूण कोश में ये कौन है, पराग नलिका है, ठीक है। भ्रूण कोश में बीजांड द्वार से इस तरफ से अंदर जाती है, या निभागी क्षेत्र से, या तो निभागी क्षेत्र से, या तो अध्यावरणी क्षेत्र, अध्यावरणी क्षेत्र मतलब यहाँ पर ये अध्यावरणी बोलते हैं, इंटेस्टिन बोलते हैं, ठीक है। तो अध्यावरणी क्षेत्र से, है ना, होते हुए पहुँचता है, मतलब कहाँ पहुँचता है, बीजांड में, भ्रूण कोश में, है ना। तो पराग नलिका बीजांड क्षेत्र में पहुंचने के बाद भ्रूण कोश में बीजांड द्वार से या निभागी क्षेत्र से या अध्यावरणी क्षेत्र से पहुंचता है। ज़्यादातर पुष्पी पादपों में कहाँ पहुंचता है बोलते हैं, अंडद्वारी अर्थात बीजांड द्वारी प्रवेश पाई जाती है, इधर से अधिकतर बोला जा रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे, चलिए आगे हम लोग चलते हैं संलयन। एक्चुअली में यहाँ पर संलयन और त्रिक संलयन किसके लिए बताया जाएगा, दोहरा निषेचन के लिए बताया जाएगा, है ना। चलिए तो संलयन पढ़ते हैं हम लोग। अब आपको बताता हूँ कि भ्रूण कोश में पराग नलिका अंड कोशिका तथा एक सहायक कोशिका के बीच से, अच्छा इसको फिर बनाना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए ये अभी मैं चित्र बनाया था, ये एंटीपोडल, यहाँ पर केंद्रीय कोशिका, यहाँ पर 2 साइनर्जिड और यहाँ पर एक अंड कोशिका, ये सखी कोशिका दोनों। तो भ्रूण कोश में पराग नलिका अंड कोशिका तथा एक सहायक कोशिका के बीच से प्रवेश करती है। ये ऐसे जो बनाया था अभी मैं ना, पराग कण ऐसा, इसमें 2 नारी युग्मक हैं, तो यहाँ से प्रवेश करती है ना, तो किसको भेद देते हुए प्रवेश करती बोलते हैं, ये जो साइनर्जिड है सखी कोशिका, इसको भेद देते हुए प्रवेश करती हैं। तो पराग नलिका अंड कोशिका तथा एक सहायक कोशिका, ये अंड कोशिका है, अंड कोशिका तथा एक सहायक कोशिका के बीच से, इन दोनों के बीच से भ्रूण कोश की भित्ति या एक सहायक कोशिका को भेदते हुए प्रवेश करती है। भ्रूण कोश की भित्ति या तो एक सहायक कोशिका को भेद देती है, और भेद गई मतलब नष्ट हो जाएगी, भेदते हुए प्रवेश करती है। सामान्यतः एक सहायक कोशिका पराग नलिका में प्रवेश के समय तथा दूसरा सहायक कोशिका पराग नलिका के भ्रूण कोश में प्रवेश के बाद
समाप्त हो जाती है। मतलब पहले जाते जाते ये पहला सिनर्जिट समाप्त हो जाता है, और जब ये पराग नलिका पूरा अंदर में चली जाती है ना, तब ये दूसरा सिनर्जिट कोशिका ही समाप्त होता है। मतलब अब बचा क्या हमारे पास, केवल ये क्या बचा, केवल अंड कोशिका ही बचा। ठीक है जी। आगे की जो प्रक्रिया है वो भ्रूण कोश के अंदर हो रही है। ठीक है। तो सामान्यतः अंड कोशिका में ये जो अंड कोशिका है, इस अंड कोशिका कौन सा वाला है, यहाँ पर नीचे वाला है, ये वाला। ठीक है, मैंने बताया था आपको, यहाँ पर आपको एक बार और समझाना पड़ेगा। देखिए कि ये दोनों सहायक कोशिका थे जो कि खत्म हो गई। अब केवल क्या बचा, अंड कोशिका बचा। और कौन बचा यहाँ पर, केंद्रीय कोशिका बचा। और कौन है, सिनर्जिट, सॉरी एंटीपोडल थी, इसकी जरूरत नहीं हमने एंटीपोडल की। हमको केवल दो चीज़ की जरूरत है, एक तो है केंद्रीय कोशिका ये वाला भाग, और दूसरा है अंड कोशिका। और सिनर्जिट कोशिका दो थी यहाँ पर थी, वो मर गई, खत्म हो गई। ठीक है। तो सामान्यतः अंड कोशिका में, ये अंड कोशिका है। ठीक है। सामान्यतः अंड कोशिका में नर युग्मक का प्रवेश, पहला नर युग्मक ना, ये दो नर युग्मक था ना, यहाँ पर आपको बताया था ऐसे था। तो कितने नर युग्मक थे, दो नर युग्मक थे, पहला नर युग्मक और दूसरा नर युग्मक। ठीक है। तो सामान्यतः अंड कोशिका में नर युग्मक का प्रवेश पहले होता है, ये अंड कोशिका में पहले होता है। ठीक है। जबकि केंद्रीय कोशिका में दूसरा नर युग्मक का अपेक्षाकृत उसके बाद पहुंचता है। मतलब ये अंड कोशिका में पहला वाला नर युग्मक पहले पहुंचता है, तथा केंद्रीय कोशिका में दूसरा वाला नर युग्मक बाद में पहुंचता है, ये बताया जा रहा है। तो सामान्यतः अंड कोशिका में नर युग्मक का प्रवेश पहले, जबकि केंद्रीय कोशिका में दूसरा नर युग्मक अपेक्षाकृत उसके बाद पहुंचता है। लेकिन दोनों नर युग्मकों में संलयन की स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है। संलयन और जाना अलग है, इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको, इसको बड़ा बना देता हूँ दोनों को, है ना। ये है, ये वाला है कौन सी कोशिका, केंद्रीय कोशिका, और ये वाला है अंड कोशिका। तो ये नर युग्मक है वो अंड कोशिका में पहले प्रवेश करता है, ये पहुंच गया, और केंद्रीय कोशिका में दूसरा नर युग्मक है फिर पहुंचता है। तो पहुंचना मतलब संलयन होना नहीं होता है, केवल पहुंचा है। संलयन कैसे होता है उसको देखिए कि पहले पहुंचा किसमें है, ये अंड कोशिका है, अंड कोशिका में पहला नर युग्मक पहुंचा, उसके बाद केंद्रीय कोशिका में दूसरा नर युग्मक पहुंचा। जिसमें पहला पहुंचा उसमें क्रिया पहला नहीं होगा, राइट, ध्यान दीजिए। जिसमें पहले नर युग्मक पहुंचा उसमें पहले क्रिया नहीं होगी, जिसमें बाद में पहुंचा नर युग्मक उसी में पहले क्रिया होगी। ध्यान से रिपीट करके सुनिए इस बात को, है ना, कि क्या बोला जा रहा है कि नर युग्मक का प्रवेश पहले होता है अंड कोशिका में, इस अंड कोशिका में नर युग्मक का प्रवेश पहले होता है, जबकि केंद्रीय कोशिका में दूसरा नर युग्मक का अपेक्षाकृत उसके बाद पहुंचता है। लेकिन दोनों नर युग्मकों में संलयन की स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है। केंद्रीय कोशिका का कोशिका द्रव्य, जो केंद्रीय कोशिका है उसका कोशिका द्रव्य अधिक सक्रिय होता है, और अधिक सक्रिय होने के कारण दूसरे नर युग्मक, ये दूसरा नंबर का नर युग्मक है, दूसरे नर युग्मक का केंद्रीय कोशिका के केंद्रक से संलयन, ठीक है, अंड कोशिका एवं नर युग्मक के संलयन से पहले होता है। अंड कोशिका और नर युग्मक के संलयन से मतलब पहले ये संलयित होती है, ठीक है, उसके बाद ये संलयित होती है, अब संलयित हो गई, उसी को संलयन बोलेंगे। ठीक है। तो केंद्रीय कोशिका का कोशिका द्रव्य अधिक सक्रिय होने के कारण दूसरे नर युग्मक का केंद्रीय कोशिका के केंद्रक से संलयन अंड कोशिका एवं प्रथम नर युग्मक के संलयन से पहले होता है, इसमें पहले होता है। ठीक है। आगे देखिए कि अंड कोशिका के केंद्रक तथा नर युग्मक के केंद्रक के संलयन के फलस्वरूप, इन दोनों के संलयन के फलस्वरूप यहाँ पर देखिए, ठीक है, अंड कोशिका के केंद्रक तथा यहाँ पर अंदर चला गया है ना, तथा प्रथम नर युग्मक के केंद्रक के संलयन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मक बनता है। क्या बनता है, द्विगुणित युग्मक जाइगोट बनता है। द्विगुणित युग्मक बोल दिया था मैं, युग्मनज बनता है। यह प्रक्रिया सत्य निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है, सत्य निषेचन। उसको हम लोग बोलते हैं संलयन। क्या बोलते हैं, संलयन। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं त्रिक संलयन में। तो त्रिक संलयन के आपको दोहरा निषेचन समझना है। तो यहाँ पर दोहरा निषेचन क्या है, देखिए कि प्रथम नर युग्मक, फिर मेरे को बार बार इस चीज़ को बताना पड़ता है बिना पैसा के, है ना। ये देखिए, ये बीच का कौन है, केंद्रीय कोशिका, और ये क्या है, अंड कोशिका। अंड कोशिका छोटा रहता है ना, ये केंद्रीय कोशिका है, और ये है द्वितीय नर युग्मक, ये प्रथम नर युग्मक। तो प्रथम नर युग्मक तो अंदर चला गया, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है।
और ये भी अंदर चला गया, ये भी इसमें कोई बात नहीं है। अब अंदर जाने से कुछ नहीं होता है ना, वहाँ पर क्या होना चाहिए, संलयन। तो देखिए, तो अब कैसा होता है कि प्रथम नर युग्मक का, ये प्रथम नर युग्मक का अंड कोशिका से, कौन से कोशिका से, अंड कोशिका से, ये अंड कोशिका है ना, ये प्रथम नर युग्मक था, अंड कोशिका में गया, अंड कोशिका से, तथा दूसरे नर युग्मक का मध्य कोशिका या दोनों ध्रुवी केंद्रकों से संलयन की प्रक्रिया को एक साथ दोहरा निषेचन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं हम लोग, दोहरा निषेचन। अब आपको ये बताना है कि किनसे क्या बनता है ना। प्रथम नर युग्मक तथा अंड कोशिका के संलयन के फलस्वरूप युग्मनज बनती है, तथा द्वितीय नर युग्मक एवं केंद्रीय कोशिका के संलयन के फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनता है। भ्रूण कोश नहीं, भ्रूण पोष, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं भ्रूण पोष। कोश अलग है, ठीक है, भ्रूण कोश अलग है, भ्रूण पोष पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि प्रथम नर युग्मक और अंड कोशिका के संलयन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है, जबकि द्वितीय नर युग्मक और मध्य केंद्र की कोशिका के संलयन के फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनती है। चलिए, ये तो बता दिए हम लोग। दूसरे नर युग्मक का संलयन किसके माध्यम से, किससे होता है, ध्रुवी केंद्र कोश होता है, ये बीच वाला होता है ना। तो देखिए, दूसरे नर युग्मक का, अब त्रिक संलयन का परिभाषा दे रहा हूँ, है ना, कि दूसरे नर युग्मक का ध्रुवी केंद्रकों से संलयन के फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनते हैं। इन दोनों के संलयन के फलस्वरूप क्या बनता है, प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनता है। चूंकि इस प्रक्रिया में 3 केंद्रकों का, एक केंद्रक किसका हो गया, एक नर युग्मक का, और इसमें कितना केंद्र है बोला था मैंने, 2 केंद्र है बोला था मैंने, दोनों केंद्रक हैं, द्विकेंद्र की है ना ये। तो दूसरे नर युग्मक का ध्रुवी केंद्रकों के संलयन के फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनते हैं। चूंकि इस प्रक्रिया में 3 युग्मकों का तार्किक संलयन होता है, 3 केंद्रकों का, जी 3 युग्मकों का नहीं, 3 केंद्रकों का तार्किक संलयन होता है, यही कारण यह प्रक्रिया त्रिक संलयन कहलाती है, इसे वर्धनी निषेचन भी कहते हैं। इस तरह से कंप्लीट हो गया आपका त्रिक संलयन क्या है ना। द्विनिषेचन एवं निषेचन के महत्व है, तो महत्व नॉर्मल आप देख लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं द्विनिषेचन एवं त्रिनिषेचन के महत्व। पहला, लैंगिक जनन के क्रम में निषेचन आवश्यक प्रक्रिया है। लैंगिक जनन के क्रम में ना निषेचन आवश्यक प्रक्रिया, क्योंकि इसमें युग्मनज निर्मित होते हैं, हम तो जानते हैं, अभी बताएं कि युग्मनज कैसे बनती है, जाइगोट कैसे बनती है, निर्मित होते हैं, तथा उससे भ्रूण विकसित होता है। भ्रूण में नए पादप में परिणत होने की क्षमता होती है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी पौधे की उपलब्धता बनी रहती है। मतलब अगर निषेचन ना हो तो सीधी बात है कि युग्मनज का निर्माण नहीं होगा, इसलिए हमारा ये निषेचन क्या है, महत्व है, ठीक है, निषेचन का क्या है, महत्व है। दूसरा हम लोग चलते हैं, द्विनिषेचन के क्रम में त्रिक संयोजन की क्रिया होती है, और इस क्रम में बने उत्पाद प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का विकास संभव होता है, जो कि भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। उसके अंदर में जो भ्रूण बनता है ना, उसके बाहर में जो भ्रूणपोष बनता है, वो क्या करता है, भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। इसलिए द्विनिषेचन भी क्या है, जरूरी है। तीसरा, भ्रूणपोष में दोनों लक्षणों का सम्मिश्र होता है, अतः यहाँ विकसित होकर भ्रूण को अपेक्षाकृत अधिक पोषण प्राप्त है। भ्रूणपोष में दोनों लक्षणों का सम्मिश्रण होता है, मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो भ्रूणपोष है उसमें भ्रूण के जितने भी पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है उसको क्या करता है, वो पूरा करने का कार्य करता है ना। उसमें दोनों लक्षण होता है, या तो पूरा भी करता है उसको, रक्षा का कार्य भी करता है, बहुत सारा कार्य करता है। तो भ्रूणपोष में दोनों लक्षणों का सम्मिश्र होता है, अतः यहाँ विकसित होकर भ्रूण को अपेक्षाकृत अच्छा पोषण प्रदान करता है। चौथा देखिए कि ज़्यादातर स्थितियों में भ्रूणपोष का निर्माण हो जाने पर ही भ्रूण का विकास होता है। अच्छा, भ्रूणपोष बनेगा तभी भ्रूण का विकास होगा, ये भी याद रखना। अगर भ्रूणपोष नहीं बनता है तब भ्रूण का विकास नहीं होता है। अब भ्रूणपोष कहाँ से बनता है, जब द्विनिषेचन होती है तब क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है, प्राथमिक भ्रूणपोष जी। तो द्विनिषेचन क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पांचवा देखते हैं कि दोहरा निषेचन जैव क्षमता बीजों के बनने के लिए अत्यावश्यक होता है, विएबल जैविक क्षमता वाले, ठीक है। इस प्रकार के अभाव में अच्छे बीज निर्मित नहीं हो पाते हैं। मतलब जो जैव क्षमता वाले होते हैं ना,
वो बीज ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, बहुत जल्दी विकसित हो जाते हैं। तो किसके माध्यम से संपन्न होती है? दोहरा निषेचन के फलस्वरूप। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गई पूरा कंप्लीटली फर्टिलाइजेशन, है ना, एंड डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट।